Hi everyone, welcome to the channel. Today we'll be starting with the chapter Human Development and इस chapter में हम basically development के बारे में पढ़ेंगे कि human being physically, psychologically and socially कैसे grow करते हैं अपनी life में from the time of conception कि जब बेबी को मदर की womb में कंसीव किया जाता है till their old age, मतलब in depth स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे लोगों में चेंजेस आते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं. So with this, we'll begin with the definition of the term development. So development is the pattern of progressive, orderly and predictable changes. Progressive, orderly and predictable changes that begin at conception and continue throughout life. तो डेवलपमेंट में हम प्रोग्रेस करते हैं अपनी एज में, अपनी फिजिकल ग्रोथ में, अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ में, सोशल इंटरैक्शंस में आगे ही बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं. ऑर्डरली मतलब एक सेट पैटर्न में चलता है. पहले कंसेप्शन की स्टेज आती है, फिर इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड आता है. ऐसा तो नहीं है कि ओल्ड एज चाइल्डहुड से पहले आ जाती है. सब कुछ एक ऑर्डर में चलता है. इट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस. प्रिडिक्टेबल मतलब हर एज के कुछ अपने काम होते हैं, अपनी डेवलपमेंटल चीजें होती हैं जो उस एज के लोग परफॉर्म करते हैं. तो हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर ये बच्चा 1 ईयर का हो गया तो ये क्रॉल करना सीखेगा, बोलना सीखेगा, धीरे धीरे चलना सीखेगा. तो ये एक प्रिडिक्शन लगाते हैं हम डेवलपमेंट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग. सो ये कंसेप्शन से लेके लाइफ के ओल्ड एज तक कंटिन्यू करता है. सो डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज. जैसे ही हम ओल्ड होते हैं ना, हमें लोगों को जज करने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका बहुत अच्छे से एक बहुत ही मेच्योर लेवल पे इंसान चले जाता है ओल्ड एज में. लेकिन भाई उनकी आई साइट वीक हो जाती है, उनकी फिजिकल एजिलिटी, वो भाग नहीं सकते. तो ये एक डिक्लाइन देखा जाता है डेवलपमेंट का ही जो पार्ट होता है. सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन. नाउ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, cognitive and socio-emotional processes. So development due to biological processes involves the genes inherited from parents such as in height and weight, brain, heart, lung. Development all points towards the role of biological processes. So development ये biological processes से भी होती है. Cognitive processes in development relate to mental activity associated with the process of knowing and experiencing, such as thought, perception, attention, problem solving, etc. Socio-emotional processes that influence development refer to changes in an individual's interactions with other people, changes in emotions and in personality. So ये सारे तीनों फैक्टर्स मिलकर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ वी हैव द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. सो वी हैव अ स्टडी ऑन डेवलपमेंट व्हिच इंक्लूड्स सर्टेन पॉइंट्स. सो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग. कंसेप्शन से लेके जब तक इंसान अलाइव है उसकी डेवलपमेंट होती ही रहेगी. तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो लाइफ टाइम आपके चलता रहता है. नेक्स्ट, so the various processes of human development, that is biological, cognitive and socio-emotional, are interwoven in the development of a person throughout the lifespan. तो ये तीनों processes, biological, cognitive and socio-emotional processes connected होते हैं और development पे impact डालते हैं. Now development is multi-directional. For example, the experience of adults may make them wiser and guide their decisions. However, with an increase in age, one's performance is likely to decrease on tasks requiring speed such as running. तो डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होती है. एज के साथ कुछ चीजें ग्रो भी करती हैं और कुछ चीजें डिक्लाइन भी करती हैं. नाउ डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक. दैट इज विद इन पर्सन मॉडिफिएबिलिटी इज फाउंड इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं. एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि मुझे बड़ों से किस टोन में, कैसी लैंग्वेज में बात करनी है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता अभी. लेकिन यही एक 18 या 19 ईयर ओल्ड को पता होता है कि मुझे अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, किस टोन में बात करनी है. और ये बहुत प्लास्टिक होता है. वो बच्चा भी आज जब 18-19 का होगा तो वो भी ये चीजें सीखेगा. तो ये साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, दे आर हाईली प्लास्टिक. That is, changes and manipulations keep on occurring in them. Next, development is influenced by historical conditions. For example, the experiences of 20-year-olds who lived through the freedom struggle in India would be very different from the experiences of 20-year-olds today
तो एक हिस्टोरिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशंस भी डेवलपमेंट पे रोल प्ले करती हैं. द करियर ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु वर इन स्कूल्स 50 years ago. Now development is one such topic which is the concern of many subjects like psychology, anthropology, sociology and neurosciences study human development. An individual response and acts on the context. Context matlab situations which include what was inherited, the physical environment, the social and cultural context. ये तीनों चीजें ये डिटरमाइन करेंगी कि कैसे इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है. तो ये था हमारा लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव. अब हम इस बॉक्स में से 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझेंगे. सबसे पहले ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? व्हेन यू ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ 4 to 11, यू ग्रो इन हाइट, यू ग्रो इन वेट. ये सारे हमारे फिजिकल ग्रोथ होती है in which there is an increase in the size of the person's body. So growth refers to an increase in the size of the body, parts of the organism or as a whole. So basically physical growth को हम growth के definition में रखते हैं which can be measured or quantified. 4'11" और 5'3" की height में 4 इंचेस का डिफरेंस है. ये मैंने एक पर्सन की ग्रोथ मेजर की. So it can be measured or quantified. Development is a process by which an individual grows and changes throughout the life cycle. तो इसमें physical, psychological, social सारे तरह की growth आ जाती है. Maturation refers to the changes that follow an orderly sequence and are largely dictated by the genetic blueprint which produces commonalities in our growth and development. Maturation मतलब जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि 4 साल के बच्चे को कैसे बात करते हैं बड़ों से उतना आइडिया नहीं होगा जितना एक 18 year old को होगा. तो यही मैच्योरेशन का फेस होता है जो एक सीक्वेंस में चलता है और जेनेटिक ब्लूप्रिंट हमने कैसे जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो मैच्योरेशन मतलब एक माइंड के थ्रू ग्रो करना कि हम साइकोलॉजिकली कितना ग्रो कर पाते हैं, कितना चीज़ों से अडाप्ट कर पाते हैं, कितना लोगों के साथ इंटरैक्शंस को मैच्योर कर पाते हैं. Evolution refers to species specific changes. एक स्पीशीज में कैसे ग्रोथ होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो एवोल्यूशन स्टडी करती है. तो ये स्पीशीज से रिलेटेड होती है और उनके स्पेसिफिक चेंजेस पे ध्यान देती है. What are the factors influencing development? So, every human being is different. We differ in our skin color, we differ in our height, weight, etc. So there are a lot of variations, but still all of us are Homo sapiens. We belong to the same species. So the development lies in the interaction of heredity and the environment. हम लोग कैसे डेवलप करते हैं उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है. So the human body, it consists of 80,000 or more genes. So the actual genetic material or a person's genetic heritage is known as genotype. जो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है एक पर्सन ने, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप. अब phenotype क्या होता है? It is the way an individual's genotype is expressed in observable and measurable characteristics. कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कि इसकी नोज इसकी ग्रैंडमदर जैसी है. So that is what phenotype is. जो हमने अपनी ग्रैंडमदर से उनकी नोज का जो स्ट्रक्चर हमने एक तरह से इनहेरिट किया है अपने जीन्स में, जब वो हमारे फेशियल फीचर्स में विजिबल हो जाता है, किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर को दिखने लग जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे phenotype. वो होते हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. So Sandra Carr believes that the environment parents provide for their children depends to some extent on their own genetic predisposition. अगर एक पेरेंट जिसने खुद पढ़ाई नहीं की, तो क्या आपको लगता है वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाने में बिलीव करेगा? नहीं. उनकी फिर एक लीनियज ऐसी ही चलती रहती है जो एजुकेटेड नहीं होती. तो पेरेंट्स की खुद की जेनेटिक डिस्पोजिशन, उनको कैसा एनवायरनमेंट मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज में कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को कैसा एनवायरनमेंट और कैसे जीन्स पास ऑन करते हैं. सो वी मूव ऑन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. नाउ डेवलपमेंट इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमारी डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर contextual view of development has been given. So it consists of 5 systems. तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो सिस्टम. It is the immediate environment or the setting in which the individual lives. So ये ऐसी settings होती है where the child directly interacts with social agents जैसे the family, peers, friends, teachers and the neighborhood. इससे बच्चे का direct interaction होता है इन लोगों के साथ.
Next आता है mesosystem. So the mesosystem consists of relationship between these contexts. For instance, how a child's parents relate to the teachers or how the parents view the adolescent's friends are experiences likely to influence an individual's relationship with others. Exosystem. It includes events in social settings where the child does not participate directly, but they influence the child's experiences in the immediate context. You know, when you are going to a party or you go to a wedding, आप वो 3 लोगों के ग्रुप में खड़े होगे ना, आप चाहे उनसे बात भी नहीं कर रहे होगे, उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व भी नहीं होगे, तब भी आप बातें सुनोगे ना उनकी, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालेंगी. ये होता है एक्सोसिस्टम, जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ बातें आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है और जो आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. मैक्रो सिस्टम, इट इंक्लूड्स द कल्चर इन विच द इंडिविजुअल लिव्स. Lastly, the chronosystem, which involves events in the individual's life course and socio-historical circumstances of the time, such as divorce of the parents or parents' economic setback and their effect on the child. So basically, chronosystem is concerned with the life events that a child faces. अब हमारे पास एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दुर्गानंद सिन्हा ने he has presented an ecological model कि फिजिकल कंडीशंस कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं for understanding the development of children in the Indian context. So it consists of 2 concentric layers. Concentric circle होता है एक ये और एक इसको सराउंड करती हुई ये लेयर. तो दुर्गानंद सिन्हा ने ऐसा मॉडल दिया है हमें डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए. So the upper and the more visible layers जो चाइल्ड के ज्यादा करीब होती है उसमें आता है हमारा होम, स्कूल, peer group and so on. So the most important ecological factor influencing development of the child in the visible upper layer constitute the home, its condition in terms of overcrowding, space available to each member, toys, technological devices used, etc. Second, the nature and quality of schooling facilitates to which the child is exposed. 3. The nature of interactions and activities undertaken with peer groups from childhood onwards. तो ये 3 हमारे important factors आ जाते हैं जो upper layer में होते हैं, home, school और friends. Now we have a surrounding layer. So these factors they indirectly influence the upper layer. तो इसमें आ जाता है हमारा general geographical environment. Next, the caste, class and other factors to which the child belongs. Number 3, the general amenities available to the child like drinking water, electricity, means of entertainment and so on. The visible and the surrounding layer factors interact with one another and may have different consequences for development in different people. Now we'll take a quick overview of the developmental stages. So human life proceeds through different stages. It may be noted that certain patterns of behavior and certain skills are learned more easily and successfully during certain ages. These accomplishments of a person become the social expectations of that stage of development. They are known as developmental tasks. अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं, ड्राइविंग. हमारी गवर्नमेंट ने ड्राइविंग को 18 के बाद क्यों परमिट किया हुआ है? क्यों? क्योंकि वो एज एकदम सही होती है ड्राइविंग सीखने के लिए. उस एज का ये एक डेवलपमेंटल टास्क होता है, एक ऐसी चीज होती है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, अकम्प्लिश करनी चाहिए. हम किसी 7-year-old को तो गवर्नमेंट नहीं बोलती कि ड्राइव करो. वाई? बिकॉज दैट इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर दैट एज. 18 के बाद ही हमें ड्राइविंग करनी चाहिए. इसलिए ड्राइव करना उस कैटेगरी का, उस एज ग्रुप पर डेवलपमेंटल टास्क बन जाता है. A person is expected to perform that task and accomplish mastery in that. तो अब हम stages of development पढ़ेंगे. तो एक पहली important stage आ जाती है prenatal stage, जिससे हमारे पास एक question भी आ जाता है 3 marks का. तो prenatal stage क्या होती है? The period from conception to birth is known as the prenatal period. So both genetic and environmental factors affect our development during different periods of prenatal stage. So it lasts for about 40 weeks and both genetic and environmental factors affect the development of that fetus. So prenatal development is also affected by maternal characteristics. मतलब mother के कैसी characteristics हैं? Like the mother's age, nutrition and emotional state. There are also certain diseases or infection carried by the mother which can adversely affect prenatal development. For example, rubella, genital herpes, and HIV, which is the human immunodeficiency virus, are believed to cause genetic problems in the newborn. Another source of threat to prenatal development is teratogens.
environmental agents that cause deviations in normal development that can lead to serious abnormalities or death. तो टेराटोजेंस एक environmental disease है जिससे ना बेबीज में फीटस में abnormality जनरेट हो जाती है. अब कॉमन टेराटोजेंस क्या होते हैं? ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस. जो एक्सरे की रेडिएशन होती है वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो रेडिएशन होती है वो फीटस को हार्म पहुंचाती हैं. पोल्यूशन, इनटेक ऑफ ड्रग्स जैसे marijuana, heroin, cocaine, etc. Alcohol, tobacco by women during pregnancy may have harmful effects on the fetus and increase the frequency of congenital abnormality. So this can lead to genetic abnormalities in the child. Next, we move on to the stage of infancy. So just before birth, the newborns have most, but not all the brain cells. तो इन्फेंसी में बच्चों की कुछ ब्रेन सेल्स मिसिंग होते हैं. तो अब हम मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे पहले. So the newborn's movements are governed by reflexes which are automatic built-in responses to stimuli. अब infants में reflexes होते हैं जो automatically by birth उनके पास होते हैं. तो ये reflexes ना एक built-in response होता है कि stimuli पे, कि जो भी stimuli होगा हम उस पे ऐसा ही response करेंगे. ये एक reflex action होता है infant की तरफ से. So they act as adaptive mechanisms. ये उस infant को society में adapt होने में help करते हैं. वो रिफ्लेक्स यानी कि एक रिस्पॉन्स दे पाता है किसी भी स्टिमुलस को. सम रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग एंड यॉर्निंग persist throughout their life. Others disappear as the brain functions mature and voluntary control over behavior starts developing. तो ये तीनों तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो लाइफ टाइम हमारे पास रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सिर्फ इन्फेंसी तक प्रेवलेंट होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो वानिश हो जाते हैं. वो हम आगे कवर करेंगे. सो एज द इन्फेंट ग्रोथ the muscles and the nervous system mature which lead to development of finer skills. बेबी एकदम ही बॉर्न होते अपनी मोटर एक्टिविटीज अच्छे से नहीं कर पाता, मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी मसल्स ग्रो करती है, नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, वो फाइनर स्किल्स और बेसिक स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड रन. सेंसरी एबिलिटी, बेबी के सेंस ऑर्गन क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. So the newborn's vision is estimated to be lower than the adult vision. By 6 months, it improves, and by about the first year, vision is almost the same as that of an adult, 20/20. Now, can newborns see color? So this is the question we put up. So the current consensus is that they might be able to distinguish between red and white color. A newborn can distinguish between red and white color, but in general, they are color deficient. न्यूबॉर्न्स कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते एंड कलर विजन डेवलप्स बाय 3 months of age. Infants can hear immediately after birth and they respond to touch and can feel pain. तो ये कुछ सेंसरी एबिलिटीज होती है न्यूबॉर्न्स की. अब हम कुछ रिफ्लेक्सेस भी पढ़ेंगे. रूटिंग, टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ when touched on the cheek. So this reflex disappears between 3 to 6 months. Moro, if there is a loud noise, the baby will throw his or her arms outward while arching his or her back and then bringing the arms together as if grasping something. So this disappears in 6 to 7 months. Grasp, when a finger or some other object is pressed against the baby's palm, the fingers close around it. ये तो हमने देखा होगा. अब बेबी की पाम पे फिंगर रखोगे तो वो बेबी ऐसे उस फिंगर को पकड़ लेगा, ग्रास्प कर लेगा. So this disappears in 3 to 4 months. Babinski, when the bottom of the baby's foot is stroked, the toes fan out and then curl. तो ये 8 to 12 months तक रहता है. तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस थे जो टाइम के साथ चले जाते हैं. Cognitive development. Jean Piaget stressed that children actively construct their understanding of the world. So as children grow, they acquire information from their surroundings. So as children grow, additional information is acquired and they adapt their thinking to include new ideas. तो उनके पास नए आइडियाज कलेक्ट हो जाते हैं which helps in improving their understanding of the world. So Piaget believed that a child mind passes through a series of stages of thought from infancy to adolescence. So the newborn lives in the present. What is out of sight is out of mind. आज मैंने एक बेबी को ना एक टॉय दे दिया, सब एक डॉल है उसके पास जिससे उसने 3-4 दिन खेला. फिर मैं उस डॉल को लेके कहीं छुपा दिया. मैंने 3 दिन 4 दिन मैंने उसे दी ही नहीं वो डॉल. So you know what? That baby will completely forget about that toy. They lack object permanence. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वो लोग अपने दिमाग में फिट नहीं करते इन्फेंट्स.
जो उनकी नज़र के सामने जब तक है ठीक है, इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस वो जब तक उनके सामने है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे ही हट जाता है ना वो उनके लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली उनके दिमाग में नहीं बैठता. सो अकॉर्डिंग टू पियाजे, children at this stage do not go beyond their immediate sensory experience, that is they lack object permanence. उनको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट उनकी आंखों के सामने नहीं है अब वो है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट उनके दिमाग में परमानेंटली नहीं फिट हो जाता. वो लोग रोएंगे नहीं उस टॉय के लिए, ना ही डेथ करेंगे उसे ढूंढने की. सो द अवेयरनेस दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन नॉट परसीव्ड. तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो बच्चों के पास नहीं होती. अब बच्चा बोलना कब सीखता है? Vocalization begins with the infant's babbling, sometimes between 3 to 6 months of age. तो vocalization babbling के थ्रू शुरू होती है. सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा सोशली और इमोशनली कैसे ग्रो करता है? बेबीज फ्रॉम बर्थ आर सोशल क्रिएचर. They become more mobile by 6 to 8 months of age and start showing a preference for their mother's company. Mother is very important for an infant and they always like to be in the company of their mother. Now, the close emotional bond of affection that develops between infants and their parents, the person who cares for them is called attachment. एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है पेरेंट्स और इन्फेंट्स के बीच, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट. अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है. हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अटैचमेंट एक्सप्लेन्ड थ्रू हार्लोज एक्सपेरिमेंट? तो इससे आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. इन अ क्लासिक स्टडी बाय हार्लो, baby monkeys were separated from their mothers approximately 8 hours after birth. So the baby monkeys were placed in experimental chambers and reared for 6 months by surrogate mothers, one made of wire and other of cloth. Half of the baby monkeys were fed by the wire mother, half by the cloth mother. Regardless of whether they were fed by the wire or the cloth mother, the baby monkeys showed a preference for the cloth mother and spent a lot more time with her. So this study clearly demonstrates that providing nourishment or feeding was not crucial for attachment and contact comfort is important. तो बेसिकली 6 मंथ के लिए ना उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट मदर्स अरेंज कर दी थी जो हाफ क्लॉथ से बनी थी और हाफ वायर से बनी थी. तो आधे बच्चों को वायर वाली मदर नरिशमेंट देती थी और आधे बच्चों को क्लॉथ वाली. लेकिन जब रिजल्ट देखे गए तो ये देखा गया कि वो बेबी मंकी क्लॉथ वाली मदर के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दिखाते हैं. ऐसा क्यों? नरिशमेंट देना या फीडिंग देना इम्पोर्टेंट नहीं था, कॉन्टैक्ट कंफर्ट. उस क्लॉथ वाली मदर के साथ उन मंकीज को कॉन्टैक्ट कंफर्ट मिलता था, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता था, इसलिए उनको उससे अटैचमेंट. दैट इज व्हाई कॉन्टैक्ट कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अटैचमेंट. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट बाय हार्लो. नाउ अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज द की टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट. पहले साल में ही बेबीज को अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है. It represents the stage of developing trust और mistrust. Now baby अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा वो इसी फर्स्ट ईयर में डिसाइड हो जाता है. A sense of trust is built on a feeling of physical comfort which builds an expectation of the world as a secure and good place. An infant sense of trust is developed by responsive and sensitive parents. So if the parents are sensitive, affectionate and accepting, it provides the infant a strong base to explore the environment. लेकिन if parents are insensitive and show dissatisfaction and find fault with the child, it can lead to creating feelings of self-doubt in the child. तो पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिटरमाइन करने में कि उनका बेबी किस नेचर के साथ बड़ा होगा, किन थॉट्स के साथ ग्रो करेगा. सो अ क्लोज इंटरैक्टिव रिलेशनशिप विद वार्म एंड अफेक्शनेट एडल्ट्स इज अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्दी डेवलपमेंट. We now start with the topic childhood. तो चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हमारा क्वेश्चन भी बनता है. सो अर्ली डेवलपमेंट फॉलोज 2 प्रिंसिपल्स. डेवलपमेंट प्रोसीड्स cephalocaudally, that is from the cephalic or the head region to caudal or the tail region. तो मतलब बेबी की जो ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की वो अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक स्ट्रेच करती है. That is, children gain control over the upper part of the body before the lower part. Second is the proximo-distal trend. Now in this, growth proceeds from the center of the body and moves towards the extremities or the more distal region. That is the proximo-distal trend. The child gains control over their torso before their extremities. मतलब जो वेस्ट वाला एरिया होता है उस पर बेबीज का कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है
और बाकी बॉडी बाद में डेवलप करती है। तो ये 2 फिजिकल डेवलपमेंट के ट्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड में, जिससे हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है। मोटर डेवलपमेंट। Gross motor skills during the early childhood years involve the use of arms and legs and moving around with confidence and more purposefully in the environment. Now, fine motor skills. Finger dexterity, मतलब they learn to hold a pencil, they learn to write. Finger की dexterity increase हो जाती है, चीज़ों को grasp करने की, hold करने की capacity increase हो जाती है. Eye hand coordination improve हो जाती है, which increases or improves substantially during early childhood. Cognitive development. So cognitive development in early childhood focuses on Piaget's stage of pre-operational thought. Pre-operational thought works from 2 to 7 years of age and इसमें एक child के कुछ characteristics होते हैं cognitions के, जो हम पढ़ेंगे. So the child gains the ability to mentally represent an object that is not physically present. आज उसकी टॉय है, जो उसकी डॉल है, उस गर्ल को उसकी डॉल याद रहेगी. इन्फेंसी की तरह नहीं कि वो टॉय को या डॉल को भूल जाएगा, वो उस डॉल को सिंबलाइज कर सकता है अपने दिमाग में. अब उसको बोलोगे कि डॉल सिंबलाइज करो, वो डॉल की इमेज बना देंगे. एक हाउस सिंबलाइज करो, वो हाउस की सिंबलाइज करके उसकी ड्राइंग बना सकते हैं. सो दे लर्न टू ड्रॉ फिगर्स, दे लर्न टू ड्रॉ सर्टेन डिजाइन. तो एक सिंबलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं. A salient feature of pre-operational thought is egocentrism. मतलब उनकी ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उस एज में. Children see the world only in terms of their own selves and are not able to appreciate others' point of view. बस जो वो सोचते हैं, वो जो करते हैं, उन्हें लगता है वही सही होता है, बाकी सबकी ओपिनियंस, एटीट्यूड, थॉट्स उनके लिए नहीं मैटर करते. इसी वजह से children engage in animism, thinking that all things are living like oneself. उन्हें लगता है जैसे मैं लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ, वैसे बाकी सब भी हैं. आपने देखा होगा कोई बच्चा रोड पे गिर जाता है तो वो रोड को ऐसे मारने लग जाता है कि रोड गंदी है, रोड ने मुझे मारा. तो ये होता है एनिमिज्म. रोड तो एक नॉन लिविंग चीज है, तब भी वो उसे लिविंग परसीव करता है, बिकॉज ही और शी परफॉर्म एनिमिज्म और बिलीव्स इन एनिमिज्म. As children grow and are approximately between the ages of 4 and 7 years, they want answers to all their questions. तो बेसिकली वो लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके. जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वाई इज द स्काई ब्लू, हाउ डू ट्रीज ग्रो. सो एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है इस एज में. सो पियाजे कॉल दिस स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट. नाउ अनदर फीचर ऑफ थॉट ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्ड्रन हैविंग द टेंडेंसी for centration, that is focusing on a single characteristic or feature for understanding an event. जैसे उन्हें जो किंडर जॉय की एड ले लो, सपोज किंडर जॉय एड में ओवल दिखती है और बहुत ही ह्यूज दिखती है, तो उन्हें वो फीचर दिख गया कि ह्यूज है, ओवल शेप में है. तो जब वो लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि जो मार्केट से आए वो एग्जैक्टली ऐसे ही आए, तो एक सेंट्रेशन होती है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक पे किसी चीज की फिट हो जाते हैं, उन्हें वही चीज डिजायरेबल लगती है और वैसा ही ऑब्जेक्ट अपने पास चाहिए होता है. सो ये होता है सेंट्रेशन. Now, as the child grows and is approximately between 7 and 11 years of age, intuitive thought is replaced by logical thought. This is the stage of concrete operational thought, which is made up of operational mental actions that allow the child to do mentally what was done physically before. अगर उन्होंने कोई आंसर याद किया होता है स्कूल में किसी चीज का, तो वो वापस उससे मेंटली रिकलेक्ट करके वापस परफॉर्म कर सकते हैं उस एक्शन को. तो ये एक कॉन्क्रीट मेंटल ऑपरेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं 7 to 11 ईयर्स की एज में. कॉन्क्रीट ऑपरेशंस आर आल्सो मेंटल एक्शंस दैट आर रिवर्सिबल. रिवर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमने जो पहले याद किया था हम उसको वापस भी रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं इस एज में. नाउ द ग्रोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट द एक्विजिशन और लर्निंग ऑफ लैंग्वेज. So they start learning language also at this stage of their life. Socio-emotional development. So the important dimensions of children's socio-emotional development are the self, gender and moral development. तो सेल्फ पे अगर हम बात करें तो चाइल्ड ड्यू टू सोशलाइजेशन, एक चाइल्ड इतने लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स से, इमीडिएट फैमिली, टीचर्स वगैरह से. So he or she also wants to develop a sense of who she is and whom he or she wants to be identified with. कि वो ऐसे सोचने लग जाता है मैं हूँ कौन.
और मैं किस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी पढ़ाई की वजह से आइडेंटिफाई किया जाऊँगा, क्या मैं अपने स्पोर्ट्स के टैलेंट की वजह से, या फिर मैं अपने डांस के टैलेंट की वजह से पहचाना जाऊँगा, रिकग्नाइज किया जाऊँगा। तो एक आइडेंटिटी की फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है इस एज में। So according to Erikson, the way parents respond to their self-initiated activities leads to developing a sense of initiative or sense of guilt. अगर पेरेंट्स बहुत ही सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे और बेबीज जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए, तो वो बेबीज उस एक्टिविटी के लिए फिर से इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन अगर कोई केयर नहीं करेगा, गुस्सा करेंगे, तो एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाता है कि मैंने ये एक्टिविटी आखिर क्यों परफॉर्म की। तो पेरेंटिंग पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। Self-understanding in early childhood is limited to defining oneself through physical characteristics. I am tall, she has black hair, I am a girl. तो ये सब चीज़ें इस एज में बहुत मैटर करती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल लुक्स। जेंडर डेवलपमेंट में we basically need to know that इस एज में boys and girls learn to differentiate between genders. या he is a boy, she is a girl. उन्हें समझ आ जाता है that every human being is different and people differ in their gender. Moral development. Lawrence Kohlberg said that they pass through various stages of moral development which are age-related. So the young child, before 9 years of age, thinks in terms of external authority. ये बच्चे जो 9 years की एज से पहले होते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैंने दूध नहीं पिया तो शायद मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। तो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी के प्रेशर में, पनिश होने के डर से वो लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। As the child grows, that is by early adolescence, he or she develops a moral reasoning through set of rules of others such as parents or laws of the society. These are internalized in order to be virtuous and win approval from others. As they grow, they gradually develop a personal moral code. तो adolescents जो होते हैं 13-14 की एज में आके कुछ वैल्यूज हमारे एक कैरेक्टर का पार्ट बन जाती है, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। हम कोई भी एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि हमें डांट पड़ेगी, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम का वो पार्ट है। हम लोग हेल्दी फूड इसलिए खाते हैं ताकि हम फिट रहें, इस रीजन से नहीं खाते कि पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये वैल्यू सिस्टम बन जाता है, कुछ हैबिट्स हमारी एडोलेसेंस की एज में। With this develops a personal moral code. So with this we move on to the topic challenges of adolescence. So the term adolescence derived from the Latin word adolescere, meaning to grow into maturity. So this is a stepping stone to grow into an adult or become mature. So adolescence is commonly defined as that stage of life that begins at the onset of puberty when sexual maturity or the ability to reproduce is attained. So it has been regarded as the period of rapid change, both biologically and psychologically. Biologically भी changes होते हैं human body में, and psychologically भी individual mature होता है. Now, how does physical development take place during adolescence? So the hormones released during puberty result in the development of primary and secondary characteristics. Around puberty, adolescents show an increase in the members of the opposite sex and in sexual matters, and a new awareness of sexual feelings develop. Cognitive developmental change. Adolescents' thoughts become more abstract, logical and idealistic. एक आइडियल सेट कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत ही लॉजिकली सोचने लगते हैं और abstract थिंकिंग हो जाती है, बहुत अलग तरीके से सोचने लगते हैं, एक किडिश थिंकिंग नहीं रहती। Piaget believed that formal operational thought appears between the age of 11 and 15. During this stage, adolescent thinking expands beyond actual concrete experiences and they begin to think more in abstract terms and reason about them. बहुत ही अलग टर्म्स के बारे में सोचते हैं, नए टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उन ऑपरेशंस के बारे में नहीं सोचते जो उनके सामने होता है। एडोलेसेंट थॉट इज ऑल्सो आइडियलिस्टिक। वो लोग आइडियल सेट कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी लुक्स के लिए, अपने करियर्स के लिए। नाउ वी हैव वन हाइपोथेटिको डिडक्टिव मोड। नाउ एडोलेसेंट्स बिगिन टू थिंक अबाउट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स एंड कंपेयर देमसेल्व्स एंड अदर्स विद दीस आइडियल स्टैंडर्ड्स। उन्होंने खुद के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए और बाकी सबको उन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। For example, they may think what an ideal parent is like and compare their parents with these ideal standards. This may at times make adolescents wonder which of the newfound ideal standards they should adopt. In contrast to the trial and error approach used by children in earlier stages of development, adolescent thinking becomes more systematic in solving problems.
They think of possible courses of action, that why is something happening the way it happened, and it systematically seek solution. तो ऐसे लॉजिकल थिंकिंग को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। लॉजिकल होती है एडोलेसेंस की थिंकिंग, एक सिस्टम में चलती है। नाउ लॉजिकल थॉट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग। हम अपने मॉरल सेट करते हैं, कुछ रूल सेट करते हैं, कुछ वैल्यूज सेट करते हैं अपने लिए। Now, according to David Elkind, imaginary audience and personal fable are two components of adolescent egocentrism. Imaginary audience, adolescents को लगता है कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। आज वो जिस भी पार्टी में जाएंगे ना, वो सोचेंगे ये लड़की शायद मेरा पिंपल देख रही है, ये मुझे जज कर रहे हैं, ये सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये उनके मन में चलता रहता है that they are always being noticed by someone. पर्सनल फेबल मतलब वो अपनी ही फैंटेसीज बना लेते हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। रियलिटी उन्हें हार्श लगने लगती है और वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो उनके खुद के ऊपर बेस्ड होती है और जो वो अपनी डायरीज में लिखते हैं। सो ये होता है डेविड एल्किंड के अकॉर्डिंग इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल व्हिच आर अ पार्ट ऑफ द एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। नाउ ड्यूरिंग एडोलेसेंस फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी टेक्स प्लेस। अब आइडेंटिटी क्या होती है और हम वो समझें। Identity is who you are and what are your values, commitments and beliefs. मैं कौन हूँ, मेरे क्या values हैं, मेरी क्या commitments हैं, क्या beliefs हैं मेरे इस चीज़ के बारे में। So in this process of achieving an identity, the adolescent could experience conflict with parents and within himself or herself. तो identity formation के time हर adolescent को कुछ conflicts होते हैं। Adolescents do experience conflict. कभी कभी वो अपने parents पे over dependent हो जाते हैं, तो कभी कभी उन्हें लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंस गेन करनी है, मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं वो लोग आइडेंटिटी डेवलपमेंट के टाइम। सो देयर आर रैपिड फ्लक्चुएशंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी व्हिच आर टिपिकल ऑफ दिस स्टेज। पीयर्स एंड पेरेंट्स आर डुअल फोर्सेस हैविंग मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंस। पेरेंट्स थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एज में और पीयर यानी कि फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है टीनेज। Now, there are some major concerns of adolescents that need to be addressed. So, first of all, we have delinquency. Delinquency क्या होता है? It refers to a variety of behaviors ranging from socially unacceptable behavior, legal offenses to criminal acts. Delinquency में हमने ये substance abuse क्या होता है? Smoking, alcohol and drug abuse. काफी adolescents इन सब चीजों में भी engage कर लेते हैं जो उनकी health के लिए ultimately harmful होता है। अब आता है eating disorder. Adolescent obsession with self, living in fantasy world, and peer comparisons lead to certain conditions where they become obsessed with their own bodies. You know, they become unsatisfied with their own bodies and they become obsessed with curing and achieving that perfect body that a model has. तो ये बहुत common disorder है जो हर female, हर teenager feel करती है। So इससे एक question भी आ जाता है, do you agree that adolescents are at a higher risk of developing eating disorder? Discuss briefly the various types of eating disorder. So, anorexia nervosa is an eating disorder that involves relentless pursuit of thinness through starvation. So, इसमें basically people, they stop eating and they starve themselves till death ताकि वो लोग पतला हो सके. So, this is what anorexia nervosa is. Bulimia is another form of eating disorder in which the individual follows a binge and purge eating pattern. पहले खाना खाया and then they use laxatives or maybe their finger through which they try to induce vomiting. So they binge eat something and then purge. That means get that food item out of their body through vomiting. So now we move on to adulthood and old age. So who is an adult? An adult is generally defined as someone who is responsible, mature, self-supporting and well integrated into the society. तो ये एक adult के characteristics होते हैं. So adulthood में basic चीज क्या होती है? Career and work. So entering work life is a challenging event in anyone's life. So it is also the beginning of new roles and responsibilities. Next big event in adulthood is marriage, parenthood and family. So the adjustments that young adults have to make, while entering a marriage relate to knowing the other person if not known earlier, coping with each other's likes, dislikes, tastes and choices. तो बेसिकली किसी सेकेंड पर्सन को जानना, उसकी हैबिट्स के साथ कोप करना, उसकी टेस्ट के साथ कोप करना, चॉइसेस के साथ कोप करना, समथिंग व्हिच एडल्ट्स हैव टू फेस. Also, in addition to getting married,
becoming a parent can be difficult and stressful transition in young adults, even though it is usually accompanied by a feeling of love for the baby. So some parents, experience difficulty because they need to become more responsible once they have a child of their own. Even though that they love their child, it is still a responsibility and it somewhat becomes a stressful situation for them. Though individuals may vary in the rate at which these changes occur, almost all middle-aged people, like in the ages of 45 and 50, they notice gradual deterioration in some aspects of their physical functioning, such as decline in vision, eyesight weak hona, sensitivity to glare, hearing loss, and changes in physical appearance, like wrinkles, grey hair, thinning of hair, weight gain, etc. So that was all for adulthood. Now we have old age. So what is old age? Old age के क्या characteristics होते हैं? Retirement, widowhood, illness और death in the family. तो ये characteristics होते हैं old age के. अब the experience of old age also depends on the socio-economic conditions, availability of healthcare, attitude of people, expectations of society and available support system. Old age में ना support system सबसे बड़ी चीज होती है. तो ये सब ना बहुत important factors होते हैं जो old age में important होते हैं एक इंसान के लिए. Retirement from active vocational life is quite significant. Some people perceive it as a negative change. They consider it as a separation from an important source of satisfaction and self-esteem. उन्हें लगता है उनकी independence, उनका self-esteem उनसे छिन गया है. Others view it as a shift in life with more time to pursue their own interests. अब कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैंने बहुत काम किया अपनी लाइफ में, अब शायद मेरा रेस्ट करने का टाइम आ गया है, अपने हॉबीज या अपने इंटरेस्ट परस्यू करने का टाइम आ गया है, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम बिताने का समय मिल गया है. Now older adults also need to adjust to changes in the family structure and new roles that have to be learned. फैमिली में चेंजेस होते हैं, वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, तो ये कुछ नए रोल्स होते हैं जो उन्हें सीखने पड़ते हैं. There's a feeling of loss and energy, dwindling of health and financial assets, which leads to insecurity and dependency. हेल्थ भी थोड़ी डिट्योरेट होती है, फाइनेंशियल एसेट्स इतने नहीं बचते ओल्ड एज में, जिस वजह से इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है. सो दोस वर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल. थैंक यू सो मच.